हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि फार्माकोकाइनेटिक का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद आगे ड्रग कहाँ जाएगी, क्या होगा, उसको हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखने वाले हैं, इसके बाद मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, कैसे उस ड्रग का पूरा वर्क हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। तो सेकंड स्टेप है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में ड्रग हमारी कहाँ, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई थी। इसके आगे की कहानी हम यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर अ ड्रग रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यूज। वो बहुत सारे अदर टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, वहां पर पहुंचेगी एंड क्रॉस सेवरल बैरियर्स बिफोर रीचिंग टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन, जहां पर हमें दिक्कत है वहां पर उस दवा का वर्क होना। ठीक है, वहां पे हमें रिलीफ दिलाना, वहां पे हमारी ड्रग का पहुंचना, वही होती है हमारी साइट ऑफ एक्शन। तो साइट ऑफ एक्शन में पहुंचने से पहले हमें कुछ बैरियर्स भी क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, वो बैरियर्स के बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम समझते हैं कि जो भी ड्रग है उसका मूवमेंट होना एक तरह का, मीन्स हमने ड्रग ली, उसको एब्जॉर्ब किया, अब वो क्या होगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बहुत सारे टिश्यूज हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू। ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन है अपनी बॉडी का? ब्लड है। ठीक है, या हम बॉडी फ्लूइड कह सकते हैं उसे। तो बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो हमारी ड्रग है, जो कि हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई है, वहां से बहुत जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, जो अदर टिश्यूज हैं, वहां पर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कुछ बैरियर्स भी देखने को मिलेंगे जिसको वो क्रॉस करेगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स। ड्रग का मूवमेंट, लगातार ड्रग क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, जो अलग अलग टिश्यूज हैं, बैरियर्स हैं, वहां पर पहुंचना, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट होना, किसके थ्रू? बॉडी फ्लूइड के थ्रू, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। Distribution is the second step of pharmacokinetics and it play an important role because this step is responsible for pharmacological action of drug. डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सेकेंड स्टेप है फार्माकोकाइनेटिक का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जिसकी वजह से हम दवा खा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए, वही एक्शन यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, यही स्टेप रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। अब हम देखते हैं, दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत क्लियर उसको तैयार रखना है, बहुत क्लियर उसको दिमाग में रखना है कि जो ड्रग जाती है, ठीक है, तो किसी न किसी के साथ बाइंड हो गई। मान लीजिए एक ड्रग है, इसको हमने इनटेक किया। ओके, क्या होगा, यहाँ पे दो चीज होगी, या तो वो बाइंड हो जाएगी या तो वो फ्री घूमेगी, है ना। दो चीजें देखने को मिलेंगी। अगर हमने कोई ड्रग ली है तो वो अंदर जाकर के किसी न किसी रिसेप्टर के साथ तो बाइंड होगी ना, बिना रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए कैसे वो ड्रग हमारे एक्शन शो करेगी। तो दो चीजें होंगी, ड्रग या तो बाइंड हो जाएगी या तो फ्री स्टेट में घूमेगी। अब क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होती है, सब कुछ होता है, छोटे छोटे पीसेस में, पार्टिकल्स में टूट जाती है, कुछ पार्ट होता है वो बाइंड हो जाता है, किससे? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, बाइंड हो गई ना। तो जैसे कुछ ड्रग जो बाइंड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन से, टिश्यू से, और कुछ फ्री स्टेट में घूमती है। तो जो भी ड्रग हमारी फ्री स्टेट में रहेगी वही एक्शन शो करेगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन दिखाएगा? फ्री स्टेट वाली। ठीक है, यही हमारी जो भी ड्रग हमारी फ्री स्टेट में मूव करेगी, जितना भी उसका पार्ट फ्री स्टेट में मूव कर रहा होगा, वही फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, वही साइट ऑफ एक्शन में पहुंचेगी। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो मेनली हमारे लिए यही वर्क कर रही है फ्री स्टेट वाली, जो बाइंड में होगी, जो ड्रग हमारी बाइंड हो गई होगी, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन से, टिश्यू से, वो क्या होती है, स्टोर हो जाती है जाकर के। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो एक तरह से रिजर्वर, एक तरह से स्टोर का काम करता है। ठीक है, ड्रग वहां स्टोर हो जाती है और उसके बाद जब क्या होता है, ड्रग का लेवल फॉल होता है, गिरता है। ठीक है, एक टाइम आएगा जब ये हमारी जो ड्रग है साइट ऑफ एक्शन में वर्क कर रही है, धीरे धीरे इसका एक्शन कम होने लगेगा, है ना। तो तब ये जो स्टोर ड्रग है रिलीज होगी उस टाइम पर। ठीक है, ये तब रिलीज होगी और क्या करेगी,
साइड, फिर ये जब रिलीज होगी तो ये फिर से फ्री फॉर्म में आ गई। देखो, एक्शन शो करने के लिए ड्रग को हमेशा फ्री फॉर्म में होना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, पहले प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू के साथ बाइंड हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी में ड्रग की आवश्यकता है उस टाइम पे ये रिलीज करती है ड्रग को। समझ गए? ये रिलीज करेगी उस टाइम पे ड्रग को, और जो भी रिलीज वाला पार्ट है वो फ्री हो गया अब, है ना। तो अब ये फ्री वाला कहां जाएगा, साइट ऑफ एक्शन में, और क्या शो करेगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी ड्रग है जो बाइंड होती है वो मेनली स्टोर हो जाती है, ठीक है, और जो भी हमारी फ्री स्टेट में होती है उसी का क्या होता है, उसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, उसी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है, और वही ड्रग हमारी क्या करती है, साइट ऑफ एक्शन में जाकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। इसी का हमारा मेटाबॉलिज्म भी होता है और इसी ड्रग का हमारा एक्सक्रीशन भी होता है, दोनों इसी पे होते हैं। जो बाइंड होती है वो हमारी क्या होती है, स्टोर रहती है, जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, रिलीज होती है, फ्री फॉर्म में आती है, साइट ऑफ एक्शन में जाकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। ओके, अब इससे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि जो भी हमारी ड्रग बाइंड हो जाती है प्लाज्मा प्रोटीन या टिश्यू से, तो वो हम ये समझ सकते हैं ना कि ये एक तरह से एक्शन तो शो करेगी बाद में ही सही, लेकिन क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग है 30 मिनट तक अपनी बॉडी में काम कर रही है, ठीक है, 30 मिनट तक है, हमें क्या चाहिए कि ये हमारी एटलीस्ट 2 आवर्स तक रहे। उस केस में क्या होता है कि 30 मिनट के लिए ये एक्शन शो करना बंद कर दिया, तो उस केस में ये बॉडी में हमारे जो स्टोर वाली निकलती है वो रिलीज होकर जो साइट ऑफ एक्शन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हुए आती है वो हमारी फिर काम करने लगेगी। इससे हमारा क्या हो जाएगा, जो एक्शन है, साइट ऑफ एक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है, अगर हम कहें तो टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रिलीज वाली है वो भी निकल के अब एक्शन शो कर रही है, तो 30 मिनट तक ये हो गया, इसके बाद ये थोड़ी थोड़ी निकल करके वर्क कर रही है, तो इस तरह करके 2-3 घंटे तक चल गई। तो जितनी ज्यादा ड्रग हमारी बाइंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से उतना लंबा उसका, उतना प्रोलॉन्ग उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? तो बहुत अच्छे से याद रखना कि जो ड्रग हमारी फ्री स्टेट में होती है वही एक्शन शो करती है, जो बाइंड फॉर्म में होती है वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ाने के लिए वर्क करती है, काम वो भी करेगी, ठीक है, स्टोर रहती है, लेकिन वो चीज बाद में रिलीज होकर के साइट ऑफ एक्शन में जाकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन देती है। लेकिन अगर मेनली बात की जाए कि कौन सी जो ड्रग है, किस स्टेट की ड्रग हमारी वर्क करती है, एक्शन शो करती है मेनली, तो वो हमारी फ्री स्टेट की ड्रग होती है, ठीक है, वो हमारी काम की कौन सी ड्रग होती है, फ्री स्टेट की होती है। अब हम समझते हैं स्टेप्स ऑफ, ये बात लिखी हुई है ना यहाँ पे कि फ्री स्टेट में जो है वो एक्शन शो करेगी, बाइंड फॉर्म में है वो एक्शन को, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को बढ़ा देगी, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग कम्स इनटू ब्लड, जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो ब्लड जो ड्रग होती है वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये ब्लड स्ट्रीम में आती है, एंड सम पार्ट ऑफ ड्रग कंबाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बताया था कि कुछ पार्ट जो होता है बाइंड हो जाता है, कंबाइन होता है किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ या फिर टिश्यू के साथ, और क्या फॉर्म करता है, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। जो प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो हमारे कहा जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, ओके। और जो फ्री स्टेट मींस बाइंड वाला जो है वो तो अलग हो गया, ये बाइंड हो गई, इसने कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया, ये स्टोर हो गई है जाकर के, ठीक है, लेकिन हमारा कुछ पार्ट जो है वो फ्री फॉर्म में भी है। फ्री फॉर्म ऑफ ड्रग पास द सेल मेम्ब्रेन, जो फ्री फॉर्म वाला है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, आईसीएफ मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी, रिसेप्टर से बाइंड होगी, वही हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। तो यहाँ पे क्या है, उन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, जहां पे हमें देखिए साइट ऑफ एक्शन में ड्रग को ले जाना है, तो वहां पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। अगर वो ड्रग पहले से ऑलरेडी बाइंड है तो वो कैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, फ्री स्टेट में होगी तभी ना बाइंड होगी। तो जो फ्री फॉर्म वाली ड्रग है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद कहां पहुंचती है, हमारी आईसीएफ मींस इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है, एंड बाइंड विद द रिसेप्टर, और वहां पे जो भी रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड होकर के फार्माकोलॉजिकल एक्शन या रिस्पॉन्स शो करती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, स्टेप्स है इसके, ठीक है। बहुत सिंपल वे में अगर हम बात करें तो जो भी हमारी ड्रग है एब्जॉर्ब होगी, ओके, एब्जॉर्प्शन के बाद वो हमारी कहां पहुंचेगी, मीन्स हमारी ब्लड में आने के बाद वो एब्जॉर्ब होगी,
ठीक है। ब्लड के थ्रू वो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ठीक है। कुछ पार्ट उसका प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगा और क्या फॉर्म करेगा, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और ये प्लाज्मा प्रोटीन जो कॉम्प्लेक्स है वो कहां पहुंचेगा, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। अब इसका कुछ पार्ट क्या है, फ्री फॉर्म में है, इसका कुछ पार्ट फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट वाला कहां जाएगा, वो जाएगा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ठीक है। अब हमें जाना है अंदर ड्रग को लेकर के, तो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। सेल मेम्ब्रेन के बाद जिस भी सेल में वर्क करना है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उसकी क्रॉस करेंगे, कहां पहुंचेगी हमारी, आईसीएफ, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचेगी, वहां रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी, ठीक है। वहां जो भी रिसेप्टर होंगे, ठीक है, उनके साथ बाइंड होगी, बाइंड टू रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के बाद बाइंड होने के बाद ये अपना क्या शो करेगी, रिस्पॉन्स देगी। क्लियर हो गई स्टेप्स कि ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में पहुंची, ब्लड में पहुंचने के बाद कुछ पार्ट उसका प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हमारा ईसीएफ में पहुंचा, ईसीएफ में पहुंचने के बाद यहाँ पे स्टोर हो गया, ओके। जो उसका कुछ पार्ट है वो फ्री स्टेट में था, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाद वो आईसीएफ में जाएगी, देन वहां पे जो भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उनके साथ बाइंड होगी और रिस्पॉन्स शो करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। ये चीज क्लियर हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ स्टेप्स हैं, ओके। अब हम समझते हैं प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन को अगर हम कुछ कहें तो उसको हम बोल सकते हैं ना, टेम्परेरी स्टोरेज, ठीक है। यहां पर हमारी ड्रग क्या होती है, स्टोर होती है, तो एक तरह से इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज बोल सकते हैं इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर एक तरह का स्टोर करने का सिस्टम है, एक तरह का रिजर्वर है, जहां पर हमारी जो ड्रग होती है वो स्टोर हो जाती है जाकर के। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होती है, ऑन रीचिंग द सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन को क्रॉस मीन सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद जो कुछ ड्रग होती हैं, मोस्ट ड्रग्स बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ज्यादातर ड्रग्स जो होती है उनका कुछ पार्ट प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, ओके। और यही जो बाइंड वाला पार्ट है ये क्या करेगा, मीन्स एक तरह से स्टोर हो जाता है, रिजर्व हो जाता है, ठीक है, जो बाद में काम आता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट एल्ब्यूमिन, सेकंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड ग्लोबुलिन एंड फोर्थ हमारा लाइपोप्रोटीन। मेनली हमें 2 ही प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में यहाँ बात करनी होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। यही 2 तरीके के प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग की बाइंडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हीं के बारे में मेनली हमें पढ़ना है, ठीक है। ये 2 हैं हमारे, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारे एल्ब्यूमिन एंड अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं, देखिए 2 तरीके के थे हमारे, कौन कौन से, एल्ब्यूमिन और अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो एल्ब्यूमिन के साथ हमारी जितनी भी एसिडिक ड्रग्स होंगी, एब्जॉर्प्शन वाले टॉपिक में हमने क्या बताया था कि जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी ड्रग्स होती हैं वो 2 ही नेचर की होती हैं, या तो वो वीकली एसिडिक होगी या वीकली बेसिक नेचर की होगी। इसके अलावा हमारी कोई भी ड्रग हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो जो एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो किसके साथ, एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होती है, और जितनी भी हमारी बेसिक ड्रग्स हैं वो किसके साथ, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती हैं। ये इसके कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती है, जैसे कि बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, नसाइड्स, वेल्प्रोइक एसिड, फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, टोल्ब्यूटामाइड, वारफेरिन। ये जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होती हैं। ये कुछ बेसिक ड्रग्स जो कि अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ बाइंड होती हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, बीपीवेकेन, लिडोकेन, डिसोपिरामाइड, इपिप्रामाइन, मेथाडोन, प्राजोसिन, क्विनिडीन, वेरापैमिल, ठीक है। वेरापैमिल भी है हमारी, ओके। तो ये सभी हमारी जो ड्रग्स हैं, बेसिक ड्रग्स हैं, जो अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगी। ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, ओके। अब हम समझते हैं कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन का हमें फायदा क्या है। फर्स्ट है हमारा ओनली फ्री फ्रैक्शन इज अवेलेबल फॉर एक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये चीज पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो फ्री स्टेट में ड्रग बचेगी वो ही साइट ऑफ एक्शन में जाकर के रिस्पॉन्स या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, उसी का मेटाबॉलिज्म होगा और उसी का एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। बाइंड वाली तो हमारी स्टोर हो जाएगी। प्रोटीन बाइंड एक्ट्स एज रिजर्वर, ये भी बात हम आपको पहले क्लियर कर चुके हैं कि जो प्रोटीन बाइंडिंग है वो
एज रिजर्वर, स्टोरेज की तरह काम करता है। इसे हम टेम्परेरी स्टोरेज भी बोलते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। जब ये हमारी जो ड्रग का लेवल फॉल हो जाएगा, मीन्स ड्रग का लेवल जो हमारी फ्री स्टेट में वर्क कर रही है ऑलरेडी, वो धीरे धीरे कम तो होगी है ना, मेटाबॉलिज्म हो गया, एक्सक्रीट होती रहेगी वो, तो एक टाइम क्या होगा जब उसका लेवल नीचे आ जाएगा, तब ये जो हमारी स्टोर वाली ड्रग है ये बाहर रिलीज होगी। उस टाइम पे ये ड्रग रिलीज होकर के साइट ऑफ एक्शन में जाएगी और वर्क करेगी। इससे क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोलॉन्ग्स द हाफ लाइफ एंड देयर बाय ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यही चीज आपको बताई थी कि प्रोटीन बाइंडिंग से क्या हमें एक ही हेल्प मिलती है कि जो भी ड्रग है उसका साइट ऑफ एक्शन मीन्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। ओके, मैनी ड्रग्स में कम्पीट फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक प्लाज्मा प्रोटीन से एक ही हमारी ड्रग बाइंड हो सकती है। बहुत बार होता है जो हम पॉलीफार्मेसी करते हैं, मीन्स एक साथ 2 या 3 ड्रग्स हम ले रहे हैं, तो शायद 2 ड्रग हमारी एसिडिक नेचर की हो, दोनों एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होना चाहती हूँ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर जो बहुत सारी ड्रग है वो एक ही बाइंडिंग साइट मीन्स एक ही सेम बाइंडिंग साइट पे कम्पीट करने के लिए, मीन्स वहां पे ही कॉम्पिटिशन होगा कि कौन पहले बाइंड हो जाएगा, हम बाइंड होंगे या वो वाली बाइंड होगी, ठीक है। उस केस में जिसकी एफिनिटी हायर होगी, जिसकी जो पावर है, ठीक है, ड्रग के साथ बाइंड होने की जो पावर है वो ज्यादा होगी, वो लोअर एफिनिटी वाली ड्रग को डिस्प्लेस कर देगी। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन भी बोलते हैं। क्या होगा, जिस भी ड्रग की हायर एफिनिटी होगी, ओके, वो लोअर एफिनिटी वाली ड्रग को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट इंटरैक्शन भी बोलते हैं। लेकिन एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ एक टाइम में ओनली एक ही ड्रग हमारी बाइंड कर सकती है। ये चीज क्लियर हो गई। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन जो ड्रग है, ठीक है, हाईली प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंड होती है ड्रग, वो डायलिसिस में इफेक्टिव नहीं होती है। जिन भी पेशेंट्स की डायलिसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, डायलिसिस होती है, उन पेशेंट्स को हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड ड्रग इफेक्टिव नहीं होती है, उनके लिए ये वर्क नहीं करती है, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज समझिए कि जिन भी ड्रग्स की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ठीक है, हाई रहेगी, उन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर साइज भी हाई रहेगा। ये चीज आपको पता है ना कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हाई है, उन ड्रग्स का मॉलिक्यूलर साइज भी हाई रहेगा, और अगर मॉलिक्यूलर साइज हाई है तो एक्सक्रीशन भी हाई रहेगा, है ना, एक्सक्रीशन भी हाई रहेगा। इस केस में वो डायलिसिस पेशेंट को इफेक्टिव नहीं होंगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है, डायलिसिस पेशेंट को इफेक्टिव नहीं होगी। यही रीजन है कि डायलिसिस पेशेंट को हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग्स इफेक्टिव नहीं होती हैं। अब हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उसी सेम जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो ब्लड प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला है VD इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी अपॉन सेम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। क्लियर हो गई ये चीज आपको। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जिस भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई रहेगा, मोर अमाउंट ऑफ ड्रग इन टिश्यू, उसमें क्या होगा, जो मोर अमाउंट ऑफ ड्रग है वो कहाँ बाइंड होगी, टिश्यू के साथ, और उसका क्या होगा, ड्रग एक्शन जो होगा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। लो VD, जिस भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मोर अमाउंट उसका कहाँ पाया जाएगा, प्लाज्मा में, सर्कुलेशन में देखने को मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है, जो भी ड्रग हमारी ऐसी हैं जिनका VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, जैसे कि डिजॉक्सिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बेंजोडाइजेपिन, वरफेरिन, फ्रूसमेड, ठीक है। ये कुछ हमारी हाई VD ड्रग्स हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाई है। फैक्टर इफेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखेंगे, ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि लिपिड, पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग, जितनी ज्यादा हमारी लिपिड सॉल्यूबल होगी ड्रग, ठीक है, उतना ही ज्यादा उसका VD होगा, मींस वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये चीज हमें क्लियर है कि जितनी ज्यादा हमारी ड्रग जो लिपिड सॉल्यूबल होगी उतना अच्छा वो ही एक्शन शो करती है ना। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जिस भी ड्रग की ज्यादा है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो उसका एक्शन भी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन ऑफ ड्रग,
हाईली आयनाइज्ड ड्रग, ये चीज क्लियर है। वाटर सोल्यूबल ड्रग का एक्शन अच्छा नहीं होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो हाईली आयनाइज्ड, जितनी ज्यादा हाईली आयनाइज्ड मीन्स जितनी ज्यादा वाटर सोल्यूबल होगी ड्रग, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही कम होगा, और जितना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा उतना कम उसका एक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड। जिस भी ड्रग की प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जितनी हाई रहेगी, है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर मान लीजिए हमारी ड्रग जो है बाइंड हो रही है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जिस भी ड्रग की ज्यादा रहेगी उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, ठीक है। जहां जहां वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है इसका मतलब वहां पे एक्शन कम है, ठीक है। वो तो जब स्टोर रहती है, वो तो जब हमारी ड्रग बाहर आती है फ्री स्टेट में आएगी तो वो प्रोलॉन्ग कर देती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, लेकिन एट द टाइम वो साइट ऑफ एक्शन पे जो वर्क कर रही है उसका थोड़ा रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका कम रहेगा। हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो ड्रग्स होती हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है। अब समझ लेते हैं हमारे दो तरीके के बैरियर्स। अभी हमने फर्स्ट जो चीज पढ़ी थी यही पढ़ी थी ना कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और कुछ हमारे बैरियर्स भी हैं एंड सम ऑफ द ड्रग्स ऑल्सो क्रॉस द सेवरल बैरियर्स, ये चीज भी हमने देखा था। तो कौन कौन से बैरियर्स ऑफ ड्रग हैं? तो मेनली जो हमारी बॉडी में दो इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं, हमें उन्हीं को देखना है। टू टाइप्स ऑफ बैरियर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट BBB, जिसको हम ट्रिपल B भी बोलते हैं। क्या नाम है उसका? ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर में क्या होता है, इसमें जो भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी, जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल, ठीक है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होंगी वही क्रॉस करेंगी ट्रिपल B लेयर को, जैसे कि लेवोडोपा, प्रोपेनोलॉल, ठीक है। ये हमारी कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं और ये क्या करती हैं, ट्रिपल B को क्रॉस करती हैं। प्लेसेंटल बैरियर, इसमें भी लाइपोफिलिक ड्रग्स ही अलाउ होती हैं। तो ये चीज हमें क्लियर रखनी है कि ड्रग अगर लाइपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वो जितने भी हमारे ड्रग के बैरियर होते, मीन्स जितने भी हमारी बॉडी में बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करती हैं, ये क्रॉस कर लेती हैं। ओके, तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो कि फार्माकोकाइनेटिक का सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप होगा मेटाबॉलिज्म, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और नोट्स आपको जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।